Good evening, guys. Welcome back to my channel SSP Success. So, this would be my third video on international relation that would be helpful for SSP and AFSP, and apart from that, for other exams also. So, many of you must be wondering how it would be helpful for SSP or AFSP. So, guys, this would help you in lecturate, group discussion topic, and in your interview. So, today's topic is India Nepal relationship. So, let's begin. So, the relationship between the two countries is bound by history, geography, economic cooperation, socio culture ties and people to people relation. तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो जोग्राफी के बेसिस पे है, जैसे कि नेपाल जो है वो तीन जगह से अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, जैसे आप इस मैप में देख सकते हो। तो जोग्राफी के बेसिस पे, उसके इकोनॉमिक कॉपरेशन के बेसिस पे, जैसे कि नेपाल के काफ़ी सारे लोग इंडिया में काम करते हैं और इंडियंस जो है वो नेपाल में काम करते हैं। सोशो कल्चर टाइज के बेसिस पे और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के बेसिस पे दोनों कंट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज नेबर हैं। इंडिया और नेपाल एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप शेयर करता है, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन का, जिसको हमने कैरेक्टराइज कर रखा है ओपन बॉर्डर से। दोनों कंट्रीज फ्रीली एक दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं और उनके बीच में डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ऑफ किनशिप एंड कल्चर है। इंडिया एंड नेपाल हिस्टोरिकल टाइज शेयर करते हैं। नेपाल एक इम्पॉर्टेंट नेबर है इंडिया का और वो काफ़ी अच्छी स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है ऑक्यूपाई करता है फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के। इंडिया और नेपाल जो है वो सिमिलर टाइज शेयर करते हैं हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में। जैसे पता है बुद्धा जी का बर्थ प्लेस जो है वो लुम्बिनी है, जो कि अभी प्रेजेंट है नेपाल में लोकेटेड है। दोनों कंट्रीज सिर्फ ओपन बॉर्डर और अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल ही नहीं शेयर करते, उसके अलावा उनके बीच में क्लोज बॉन्ड्स है थ्रू मैरिज एंड फैमिली टाइज, जिसको रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। इंडिया एंड नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 जो है वो दोनों का बेस बनाती है, जो उनके बीच में स्पेशल रिलेशन है जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। जैसे अब आप मैप में देख सकते हैं, ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है नेपाल का है, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पूरा इंडिया है। तो यहाँ पे देखिए ग्रे वाला जो पार्ट है वो नेपाल का है और ये जो पूरा बाकी इंडिया है। अब इंडिया और नेपाल के बीच में क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है? करेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है काला पानी लिम्पियोधरा लिपुलेक ट्राई जंक्शन में, जो इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में है। और दूसरा एरिया जो कि सुस्ता एरिया है, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे है। जो काला पानी रीजन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काला पानी एक वैली है जो एडमिनिस्टर किया गया है इंडिया के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये जो सिचुएटेड है ये कैलाश मानसरोवर रूट पे है। काला पानी जो है वो एडवांटेजियसली लोकेटेड है कितनी हाइट पे, 20,000 फीट की हाइट पे, और ये काफ़ी अच्छा एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उस एरिया के लिए। काली रिवर जो है काला पानी रीजन में वो बॉर्डर को डेमार्केट करती है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है जो साइन की गई थी किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के द्वारा आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816, वो लोकेटेड है काली रिवर पे, ठीक है, जिसमें नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री इंडिया, जिसमें मतलब इस ट्रीटी के बाद जो है वो लोकेट किया गया था काली रिवर को एज अ नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। जो डिस्क्रिप्रियंसी मतलब क्या होता है, जो काली रिवर है हम उसका जो है सोर्स को लोकेट करने में जो हमारी डिस्क्रिप्रियंसी होती है उसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। तो अब आप इसमें मैप में देखिए कि लिम्फियोदरा कहाँ पे है, काला पानी कहाँ पे, लिपू लेक कहाँ पे है, और कौन सा एरिया जो है क्लेम किया जाता है नेपाल के द्वारा उनका। सूस्ता एरिया कहाँ है? जो चेंज है कोर्स, जो गंदक रिवर है वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है, तो जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता है सूस्ता एरिया पे। सूस्ता एरिया जो है वो गंदक रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। इसको नारायणी रिवर कहा जाता है नेपाल में, और ये गंगा को ज्वाइन करती है पटना बिहार के पास। तो अब आप मैप में देख सकते हैं सूस्ता एरिया कहाँ पे है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया जिसमें क्लेम किया कि काला पानी, लिम्पियोदरा और लिपुलेक जो है उत्तराखंड का, वो नेपाल की टेरिटरी है, और जो एरिया है सुस्ता जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है वो भी मैप में दर्शाया गया। तो इससे हमें क्या की पॉइंट्स निकलते हैं? इंडिया ने इस मैप को रिजेक्ट किया और ये बोला कि जो नेपाल का न्यू मैप है वो आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट करता है टेरिटरीज की, जो ना कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड है ना ही एविडेंसेस पे। और बोला कि नेपाल का ये एक्ट जो है वो एक यूनिलेटरल एक्ट है, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग को कॉन्ट्रारी करता है, और ये जो है ये डिप्लोमेटिक डायलॉग की थ्रू सॉल्व किया जाए। इंडिया ने ये भी अर्ज किया गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से कि ऐसे अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन ना करें और इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट किए करें।
इंडिया ने नेपाल को बोला कि ये डायलॉग को रिटर्न भी करे। नेपाल का मूव ये कब आया? नेपाल का मूव ये तब आया जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक मोटरेबल लिंक रोड जो कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना से और रिड्यूस करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा का टाइम। ये रोड जो है ये पास करती है टेरिटरी से जो कि लीपू लेक के पास है, नेपाल जिसको क्लेम करता है कि ये उनकी टेरिटरी है। पहले भी नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था इंडिया के अगेंस्ट जब इंडिया ने पब्लिश किया था एक नया मैप जिसमें उन्होंने काला पानी को अपना रीजन दर्शाया था। नेपाल ने ये भी एक्सप्रेस किया 2015 में डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया जब इंडिया और नेपाल ने लीपू लेक पास को ट्रेड के लिए यूज़ करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने ये बोला कि इंडिया और चाइना ने क्यों नहीं नेपाल से कंसल्ट किया इस चीज़ के बारे में। तो नेपाल का स्टैंड क्या है इस चीज़ पे? जो काली रिवर है वो ओरिजिनेट करती है एक स्ट्रीम से जो कि लिम्पियोधरा पे है और जो कि नॉर्थ वेस्ट में है लीपू लेक के। जो काला पानी है लिम्पियोधरा है और लीपू लेक है वो ईस्ट ऑफ द रिवर पे है और वो नेपाल के दर्चुला डिस्ट्रिक्ट में है। लीपू लेक को डिलीट किया गया था कंट्री के मैप से बाय किंग्स टू गेट फेवर फ्रॉम इंडिया। तो जो नेपाल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई लीपू लेक को इसलिए डिलीट किया गया था नेपाल के मैप से ताकि नेपाल के किंग जो है वो फेवर ले सके इंडिया से। जो टेरिटरी है काली पानी की वो ऑफर की गई थी इंडिया को बाय किंग महेंद्रा 1962 वॉर के बाद, इंडिया चाइना वॉर के बाद, ताकि वो चाहते थे नेपालीज कि इंडिया की सिक्योरिटी के कंसर्न्स को थोड़ी हेल्प मिल सके जो कि चाइनी थ्रेट से तब उस टाइम पे वो हो रही थी, इफेक्ट हो रही थी। जो काला पानी है वो कभी भी नेपाल इंडिया का डिस्प्यूट है ही नहीं, नेपाल का ऐसा कहना है। ये जबकि नेपाल की टेरिटरी है जो कि किंग ने अलाउ किया था ताकि इंडिया उसको टेम्परेली यूज़ कर सके। जो न्यू मैप है इनफैक्ट वो सर्कुलेशन में है टिल 1950, मतलब जो 1950 में डॉक्यूमेंट्स होते थे उसके बेसिस पे ये न्यू मैप सर्कुलेट किया जा रहा है। तो इंडिया का स्टैंड इस चीज़ पे क्या है? काली रिवर ओरिजिनेट करती है एक स्प्रिंग वेल से जो लीपू लेक के नीचे है और सुगौली ट्रीटी है वो कहीं भी डेमोक्रेट करती नहीं है एरिया को। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं 19th सेंचुरी के वो भी यही दिखाते हैं कि जो काला पानी है वो इंडिया के साइड में है और उसको पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का पार्ट काउंट किया गया है। तो क्या एफर्ट्स लिए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के द्वारा इस बॉर्डर को डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए? तो 1980 में दोनों कंट्रीज़ ने एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया था ताकि डिस्प्यूट्स डीलिनिएट हो सके। जो ये ग्रुप है उसने डेमोक्रेट किया था सब कुछ लेकिन काला पानी और सूस्ता एरिया को डेमार्केट किया ही नहीं। जो ऑफिशियली नेपाल जो है ये इशू को लेके आया था इंडिया के सामने वो 1998 में लाया था। दोनों कंट्रीज़ जो है वो एग्री हुई थी कि मतलब इसके मतलब इस एरिया को डेमार्केट करें, मतलब इस एरिया को बताया कि कौन सा रीजन कहाँ से कहाँ तक है। कब? बाय 2002 बाय एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल टॉकअप जो कि 2002 में होने वाली थी बट वो हुआ ही नहीं डिस्कशन इस बारे में। तो इशू क्या इन्वॉल्व करता है? जो नेपाल जो है वो ये कहता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है लीपू लेक पास को के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जिसमें नेपाल का एक इक्वल शेयर है। इंडिया ये परसीव करता है कि नेपाल जो है वो बार बार चाइना की तरफ टिल्ट होता रहता है प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के लीडरशिप के अंडर और उनके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर, जबकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ओपन बॉर्डर है और फिर भी लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट है नेपाल और इंडिया के बीच में वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो ये बोला जा रहा है कि अगर इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए इंडिया को नेपाल के टूवर्ड्स, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो है वो रोटी बेटी का रिश्ता शेयर करती है। इंडिया को जो है ऐसे डिस्प्यूट्स के साथ डील करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी फेस ऑफ चल रहा है चाइना के साथ लद्दाख एंड सिक्किम में। ओके, सो जैसे फ्री मूवमेंट है पीपल की दोनों तरफ, तो नेपाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रेलिवेंस को इन्जॉय करता है इंडिया की तरफ से और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि नेपाल की तरफ से टेररिस्ट जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं। देयरफॉर स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशन जो है नेपाल के साथ जो है वो इंडिया को वापस से रीगेन करने चाहिए। तो इंडिया को जो है ये नेपाल को कन्वे करना चाहिए कि जो नेपाल के 6 से 8 मिलियन नेपाली सिटीज़न है वो इंडिया में रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेवर्स जो है इंडिया से ले रहे हैं।
तो एनी थॉटलेस इरोजन ऑफ दिस सेंचुरी ओल्ड टुगेदरनेस में प्रूव डिफिकल्ट फॉर बोथ कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का घाटा है, नेपाल का भी घाटा है, दोनों कंट्रीज का घाटा है अगर दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। जो एग्जिस्टिंग बायलेटरल ट्रीटीज है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो जो है हैव नॉट टेकन द शिफ्टिंग ऑफ हिमालयस रिवर इनटू कंसिडरेशन, कि जो हिमालय रिवर्स जो हैं वो जिन जो उनका शिफ्ट हो रहा है उसको तो मतलब उन चीज़ों को तो कंसिडर किया ही नहीं गया है। अ प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज द लैक ऑफ एन अप्रोच वेयर इकोलॉजिकल कंसर्न एंड नीड्स ऑफ रिवर आर ऑफन डिस्कस। अब बोल रहा है कि इसका मतलब इसका मेन रीजन क्या है, क्यों हिमालयन रिवर्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। बोला कि लैक ऑफ एन अप्रोच, मतलब ये दोनों तरफ से इनिशिएशन ही नहीं हो रही है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। Therefore, India and Nepal should try to resolve the boundary dispute by taking into account all shared environmental characteristics। दोनों कंट्रीज को जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए, दोनों मतलब इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए। तो क्या क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है ट्रेड एंड इकोनॉमी। इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है नेपाल को इंडिया से मिलती है। बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड सेंचुरी ट्रेड ऑफ नेपाल, जो इंडिया के फर्म्स है वो एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्राई पोर्ट, पावर सेक्टर एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नेपाल तीन तरफ से मतलब चारों तरफ से लैंडलॉक है और वो इंडिया से सराउंडेड है तीन साइड से, और उसकी वन साइड जो है वो ओपन है तिब्बत से, जिसमें काफ़ी लिमिटेड वेहिकुलर एक्सेस है। ओके, इंडिया और नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को अंडरटेक किया है ताकि एनहांस किया जा सके पीपल टू पीपल लिंकेजेस और प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को। काफ़ी सारे एमओयूज जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में फॉर लेइंग इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकिंग काठमांडू विद रक्सौल इन इंडिया। इंडिया जो है वो डेवलप कर रही है इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट, प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सेस टू सी फ्रॉम नेपाल, कॉलिंग इट लिंकिंग सागरमाथा माउंट एवरेस्ट विद सागर इंडियन ओशन। तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर रही है ताकि कार्गोज की मूवमेंट हो सके, ताकि ट्रेड की मूवमेंट हो सके, ताकि ट्रांजिट की अरेंजमेंट हो सके नेपाल के लिए, और वो एक एडिशनल एक्सेस दे रही है सी का नेपाल के लिए, मतलब माउंट एवरेस्ट को लिंक करिए सागर से, सागर मीन्स इंडियन ओशन से, तो वो नेपाल की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है। अब अगर डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है नेपाल को, फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में ग्रास रूट लेवल पे नेपाल में। जो एरियाज असिस्टेंस है वो इंक्लूड करती किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्स और एजुकेशन एंड रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। डिफेंस कॉपरेशन की बात की जाए तो बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन जो इंक्लूड किए जाते हैं, जो असिस्टेंस टू नेपालीज आर्मी इन इट्स मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। जो नेपाल की आर्मी है उनके जो सोल्जर्स है, ऑफिसर्स है, उनको जो है हमारी इंडियन आर्मी ट्रेन करती है। गोरखा रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, वो पार्टली रेज की गई है बाय रिक्रूटिंग फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, मतलब हम रिक्रूटमेंट करते हैं नेपाल से, और एक गोरखा रेजिमेंट जो हमारी इंडियन आर्मी में रेज की गई है वहाँ पे उसमें स्पेसिफिकली नेपालीज का ही रिक्रूटमेंट होता है। इंडिया जो है 2011 से हर साल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है नेपाल के साथ जिसका नाम है सूर्य किरण। अगर कल्चरल कोऑपरेशन को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को, एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एकेडमिक्स को प्रमोट करने के लिए, और मीडिया विद डिफरेंट लोकल बॉडीज़ ऑफ नेपाल को प्रमोट करने के लिए। इंडिया ने साइन किए हैं थ्री सिस्टर सिटी अरेंजमेंट एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग ऑफ काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोध गया एंड जनकपुर अयोध्या। इंडिया ने 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं ट्विन करने के लिए 3 सिटीज़ को, एक तो काठमांडू को वाराणसी के साथ, लुम्बिनी को बोध गया के साथ, जनकपुर को अयोध्या के साथ। अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जाए तो नेपाल जो है वो सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन में लोकेट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक से, फ्लड से, कॉजिंग काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस होते हैं लाइफ और मनी का नेपाल में, जबकि वेयर एज इट रिमेन्स द बिगेस्ट रेसिपेंट ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जब भी नेपाल में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फ्लड आता है, कोई अर्थक्वेक आती है, तो सबसे ज़्यादा उसको असिस्टेंस जो है इंडिया देती है। अगर इंडियन कम्युनिटी की बात की जाए, उसके टूवर्ड्स कॉपरेशन की बात की जाए, तो काफ़ी सारे इंडियंस नेपाल में रहते हैं जिसमें बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स जो इंक्लूड करता है सीजनल और माइग्रेटरी इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात की जाए तो इंडिया और नेपाल काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल मल्टीलेटरल फोरम्स को शेयर करता है, सच एज BBIN विच इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। अदर वन इज़ BIMSTEC विच इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
technical and economic cooperation. Other is NAM and SARC, which is South Asian Association for Regional Cooperation, etc. तो अब challenges क्या है मेन वो देखते हैं. इंटरनल सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है इंडिया की तरफ से. इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो ओपन है और लाइटली पुलिस्ड है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है टेररिस्ट आउटफिट्स के द्वारा और इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ ट्रेन केडर्स, फेक इंडियन करेंसी जो है वो बॉर्डर से ही आती है और जाती है. ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसने इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है उसको वाइडन कर दिया है, क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन जो है वो ये है कि वो डिले करती है जब भी कोई प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट तो ले लेती है लेकिन उस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने में डिले करती है. नेपाल ओवर द इयर्स उन्होंने ये विटनेस किया है कि जो क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसमें 10 साल का तो वॉयलेंट इंसर्जेंसी जो कि डैमेज कर रहा है नेपाल के डेवलपमेंट को और इकोनॉमी को. ओके, तो देर इज़ एंटी इंडिया फीलिंग अमंग सर्टन एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल. काफ़ी ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स के बीच में नेपाल में एंटी इंडिया फीलिंग है, जो कि उनका ये परसेप्शन है कि इंडिया जो है नेपाल के काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरनल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करता है. जो इस्टेब्लिशमेंट है डिप्लोमेटिक रिलेशन का नेपाल और चाइना के बीच में और उसका जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है नेपाल के अंदर, उसने ये रिजल्ट किया कि दोनों के बीच में जो है वो टाइज जो है वो डिट्रॉइट हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग. तो रीसेंट न्यूज़ अब कुछ पढ़ लेते हैं. तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया था 1236 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट फॉर अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड इट विल प्रोवाइड सरप्लस पावर टू इंडिया स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक लिंकेजेस विद नेपाल. सेकेंड न्यूज़ ये है कि इंडिया ने प्लेज किया था कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी एट आइकॉनिक Pashupatinath Temple Complex to improve the infrastructure in the Holy Shrine for the pilgrimage under Nepal Bharat Maitri project. तीसरा है, इंडिया ने 10 वेंटिलेटर्स दिए थे कोरोना के टाइम पे, जिसका जो वर्थ है 28 मिलियन रुपी टू नेपाल amid COVID-19. Amid this Nepal government border dispute with India, massive Nepal decided to set up 6 new border posts which are Dumbling, Darchula, Kalam, Lali, Malukkarjun and Jalulubi at the Indo-Nepal border. जैसे कि हमारा जो है अभी लिम्प्युदरा, लीपू लेक, काला पानी, ये तीनों में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था नेपाल के साथ. तो उस टाइम पे नेपाल ने 6 नए पोस्ट जो है बॉर्डर पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश किए. इंडिया नेपाल ने हाई लेवल टॉक की अमिड बॉर्डर रो पे. और इंडिया नेपाल टॉक जो मीटिंग केम डेज आफ्टर नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टेलीफोन हिज इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी टू ग्रीट हिम इन ऑन इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे. तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे, उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो है वो पहल तब हुई जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी को टेलीफोन किया हमारे 74th इंडिपेंडेंस डे पे. फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला अराइव, मतलब वो गए नेपाल में 2 दिन की विजिट के लिए. जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने स्केड्यूल की एक बायलेटरल मीटिंग विद हिज नेपाली काउंटर पार्ट टुडे एज इन लाइक जिस दिन ये हुआ था, मतलब जब इन्होंने विजिट किया था हर्षवर्धन श्रृंगला ने, उनके कुछ 2-3 दिन बाद ही जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने एक बायोलेटरल मीटिंग कंडक्ट की थी नेपालीज काउंटर पार्ट के साथ, जिसमें एक वाइड रेंजिंग एरियाज ऑफ कॉपरेशन हुआ बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, जो कि डिस्कस किया जाएगा. उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्याली से भी मुलाकात की अकॉर्डिंग टू नेपालीज फॉरेन मिनिस्ट्री. जनरल नरवणे जो है हमारे जो नरवणे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे, उनको ऑनररी रैंक दिया गया जनरल ऑफ नेपाली आर्मी के द्वारा बाय प्रेसिडेंट भंडारी जब उन्होंने नेपाल में विजिट किया था. So guys, that was all about it. Keep liking, keep sharing and keep subscribing my channel. Thanks a lot. Bye bye.